Hey everyone, this is Shivendra Thor. In this video, we cover the section 41 to 47 of the CRPC. इस लेक्चर सीरीज में दोस्तों हम गिरफ्तारी के संबंध में सारे प्रावधानों को जानने वाले हैं। वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगा जिसमें हम सेक्शन 41 से 60 तक के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये लेक्चर का पहला सीरीज है, पहला चैप्टर है जिसमें हम सेक्शन 41 से 47 तक का सेक्शन कवर करने वाले हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा अरेस्ट बाय वारंट एंड विदाउट वारंट, किस तरीके से जो अरेस्ट है वारंट के द्वारा और बिना वारंट के किया जाता है, और किस तरीके से जो अरेस्ट है वो एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, और जो अरेस्ट है वो किस तरीके से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एक्स्ट्रा जुडिशियल मजिस्ट्रेट रेगुलेट कर सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अरेस्ट है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो अरेस्ट है ये एक तरीके से जो एक्यूज्ड है उसके लिए एक टूल की तरीके से कार्य करता है। उसके जो रॉन्ग्स हैं उन पे एक लगाम लगाने की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो अरेस्ट है इससे जो पर्सन की लिबर्टी है, उसकी फ्रीडम है, वो एक तरीके से मर जाती है या कम हो जाती है। और किसी की फ्रीडम को, उसकी लिबर्टी को कम करना एक तरीके से उसकी हैप्पीनेस को छीनना है, उसके जो लाइफ का एंजॉयमेंट है उसको छीनना है, क्योंकि वो अपने अनुसार वो चीजों में बंध के रह जाता है। ऐसा मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये आपको अरेस्ट की इंपॉर्टेंस को बताता है। एक फिलोसोफर है सर बॉलिंगब्रोक, इनकी जो सैड है उसको भी जान लेते हैं। ये बोलते हैं, लिबर्टी इज टू द कलेक्टिव बॉडी, जो लिबर्टी है वो एक बॉडी का सार है। व्हाट हेल्थ इज टू एवरी इंडिविजुअल बॉडी, जिस तरीके से जो हेल्थ है एक बॉडी की, अगर हमारी जो हेल्थ है वो खराब है तो हम किसी भी तरीके का जो लाइफ का प्लेजर है या जो हैप्पीनेस है उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो लिबर्टी है, अगर किसी इंसान की लिबर्टी को, उसकी इंडिपेंडेंस को छीन लिया जाता है तो वो किसी भी तरीके से अपने लाइफ का एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको ये बताते हैं कि किस तरीके से जो अरेस्ट है उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब ये दोस्तों तो आप ही मुझको कमेंट करके बताइए कि क्या जो अरेस्ट है ये एक तरीके से जो कल्प्रिट्स हैं या जो हमारे रॉन्ग डूअर्स हैं उन पे लगाम लगाता है या नहीं। आप जरूर कमेंट करिए और मुझे अपनी राय दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ अरेस्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ अरेस्ट से पहले आप सोच रहे होंगे कि अरेस्ट को मैंने डिफाइन नहीं किया। तो जो अरेस्ट का डेफिनेशन है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ना ये सीआरपीसी में कहीं मेंशन किया गया है और ना आईपीसी में है और ना ही किसी और एनएक्टमेंट में है जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील करते हो। तो फिर अरेस्ट को डिफाइन कैसे किया। अरेस्ट का डेफिनेशन एक तरीके से जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो लिबर्टी और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड टर्म को यूज करके आपको एक्सप्लेन किया है, एक तरीके से वही समझिए कि जो लिबर्टी है उस पे एक रिस्ट्रेंट लगाने के लिए अरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बट जो सीआरपीसी है इसका जो सेक्शन 46 है दोस्तों, ये हमें बताता है कि अरेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, ना कि अरेस्ट का मीनिंग बताता है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी है ये हमें बताता है हाउ एन अरेस्ट इज मेड। अब देखते हैं दोस्तों कितने टाइप का अरेस्ट होता है। जो पहला है, ये अरेस्ट होता है जब एक मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है अरेस्ट के लिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अरेस्ट इज अरेस्ट मेड इन परसुएंस विद अ वारंट इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट। और जो दूसरा अरेस्ट है उसमें बिना किसी वारंट के, बट जो सीआरपीसी के लीगल प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट। इन दो के अलावा एक और टाइप का अरेस्ट भी होता है जिसको हम प्राइवेट अरेस्ट कहते हैं, जिसमें एक प्राइवेट पर्सन जो किसी भी ऑफेंस करने वाले पर्सन को, जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा हो और उसकी प्रेजेंस में हो वो ऑफेंस, और या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हो या किसी और पर्सन के अगेंस्ट हो रहा हो जो कि नॉन बेलेबल हो। साथ में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप कि वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, और जब उससे पूछा जाए तो वो जो अपना एड्रेस है वो बताने से मना करे या अपना रॉन्ग एड्रेस बताता है। इन सब रीजंस पे एक प्राइवेट पर्सन भी किसी भी जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि वहां पे सुफिशियंट एप्रीहेंशन और जस्टिफिएबल कॉज दिख रहे हो। एक तरीके से हम कह सकते हैं वहां पे जो
कुछ कारण हैं वो पूरी तरीके से प्रतीत हों कि यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है या जो कॉज़ है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये दोनों टाइप, अरेस्ट बाय वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट बाय वारंट क्या होता है दोस्तों? जब एक पर्सन जो है ऑफेंस कमिट करता है जो कि नॉन अरेस्टेबल हो, तो उसके लिए उसको गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट की जरूरत पड़ती है। जो इशू कौन करता है? जो जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो वारंट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक बार, वो नॉन अरेस्टेबल ऑफेंस के लिए इशू किया जाता है और इसको इशू कौन करता है? जज या मजिस्ट्रेट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब जो सेक्शन 41 फर्स्ट है सीआरपीसी का, ये बताता है कि व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट। तो पहला तो ये है जब अरेस्ट जो है वारंट के द्वारा किया जाए, और दूसरा जब अरेस्ट बिना वारंट के किया जाए। इसके लिए कुछ प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 41 में, और इसका जो प्रोसीजर है दोस्तों वो मेंशन किया गया है सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी में, कि किस तरीके से जो अरेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब जो दूसरा है अरेस्ट विदाउट वारंट, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद द अरेस्ट विदाउट वारंट। और ये किन तरीके के ऑफेंस में हो सकता है? वेयर अ पर्सन इज अ सस्पेक्ट ऑफ एन अरेस्टेबल ऑफेंस, जहां पे पर्सन अरेस्टेबल ऑफेंस के लिए दोषी होता है। और इस तरीके के ऑफेंस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं। आपको अगर मेंशन करना है अपने एग्जाम में, तो आप मेंशन करेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी में मेंशन है। आपको दोस्तों साथ में सेक्शन सारे साथ में लेके चलने हैं, ताकि, क्योंकि कई बार जो प्री का एग्जाम है उसमें आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, और इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। Arrest on refusal to give name and residence. Section 42 of the CRPC deals with the arrest on refusal to give name and residence. जब कोई एक्यूज्ड अपना नाम या पता बताने से मना करे या गलत बताए, तो उसके लिए जो ऑफिसर है उसको गिरफ्तार कर सकता है। इसको तीन सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है दोस्तों। इसके तीन प्रोविजन है, जिसमें सेक्शन 42 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ द सीआरपीसी कहता है जब कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और अपना नाम और पता बताने से मना करता है या गलत बताता है, तो जो पब्लिक ऑफिसर है उसको गिरफ्तार कर सकता है उसका रियल नेम एंड एड्रेस पता करने के लिए। वहीं पे जो सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 है सीआरपीसी का, वो कहता है जब उस पर्सन को जिसको अपना नाम और पता गलत बताने के लिए या ना बताने के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसको रिलीज किया जा सकता है उसका सही नाम और पता लगाने पे, और उसके द्वारा एक बॉन्ड ऑफ श्योरिटीज भराने पे, जो कि वो उसमें श्योर करता है कि जब भी उसको बुलाया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होगा या अपीयर होगा। तो सेक्शन 41 42 सबसेक्शन फर्स्ट देख लिया हमने, सबसेक्शन 2 देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज और दोस्तों सबसेक्शन 2 में आप देखिएगा, बट यहाँ पे जब एक ऐसा पर्सन हो जो जिसका जो रेसिडेंस है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उसके लिए जो बॉन्ड ऑफ श्योरिटीज है वो सिक्योर किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के बिहाफ पे, या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको वो बॉन्ड ऑफ श्योरिटीज कंप्लीट कराना पड़ता है। उसके बाद सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 देखते हैं। ये कहता है इफ ट्रू नेम और एड्रेस ऑफ अ पर्सन इज नॉट फाउंड विद इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंदर उसका सही नाम और पता नहीं चल पा रहा है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता हो उसको उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 42 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर नाम और पता गलत बताने पे पब्लिक ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पे सबसेक्शन 2 कहता है उसको रिलीज किया जा सकता है एक बॉन्ड ऑफ श्योरिटीज को भराने पे, जो कि वो उसमें श्योर करता है कि उस मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा। और उसके बाद सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर उसका नाम और पता 24 घंटे के अंदर सही सही नहीं चल पा रहा है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है।
Section 43 of the CRPC deals with the procedure of arrest by a private person. तीन सबसेक्शन है दोस्तों, जिसमें पहला सबसेक्शन कहता है a private person can arrest another person who commits a non-bailable offense. जो एक प्राइवेट पर्सन है, किसी एक्यूज्ड को जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उसको गिरफ्तार कर सकता है और बिना अपना टाइम वेस्ट किए उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसको सौंपेगा। और अगर एक पुलिस ऑफिसर उसके नजदीक नहीं है तो वो उसको ले जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सौंपेगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है सेक्शन 43 सबसेक्शन फर्स्ट के। वहीं पे जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है इफ द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन कम्स अंडर सेक्शन 41 द पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट। सेक्शन 41 आपको बताया था मैंने, अरेस्ट विथ अ वारंट। तो अगर वारंट के अनुसार उसको अरेस्ट करना है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको री अरेस्ट करेगा, जो कि एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया हुआ एक्यूज्ड था। अब उसके बाद सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है इफ देयर इज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस। अगर ये सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड करता है कि जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, तो वहां पे जो वो पर्सन है अगर अपना नाम और पता बताने से मना करता है या गलत बताता है, ही शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। सेक्शन 42 के जो प्रोविजन थे उसके अनुसार उसको डील किया जाएगा और उसी के अनुसार उसको रिलीज किया जाएगा। सेक्शन 44 ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद द अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। इसमें दो सबसेक्शन है दोस्तों, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पे जो टर्म मजिस्ट्रेट यूज किया गया है ये इंक्लूड करता है विद बोथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों तरीके के मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। सेक्शन 44 में दो सबसेक्शन है, जिसमें सबसेक्शन फर्स्ट कहता है when an offense is committed in the presence of a magistrate within his local jurisdiction, he has the power to arrest that person himself or order any person for arrest. अगर कोई जो ऑफेंस है वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में है, तो वो ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। वो खुद अरेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे पर्सन को भी ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। वहीं पे जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है मजिस्ट्रेट कैन आल्सो अरेस्ट और डायरेक्ट टू एनी पर्सन इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। उसका ज्यूरिसडिक्शन होना वहां पे बहुत जरूरी है, तभी वो खुद से या किसी दूसरे के ऑर्डर पे उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों फॉर द आर्म फोर्सेस, जो सेक्शन 45 ऑफ द सीआरपीसी में मेंशन है। इसमें भी दो सबसेक्शन है। इसमें फर्स्ट में कहा गया है states that no member of the armed forces can be arrested for anything done while discharging the official duties except with the consent of the central government। अगर आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना दी जाए। फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सेक्शन 45 सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं उनको किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब वो अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर रहे हों बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट या सहमति के। वहीं पे जो इसका सबसेक्शन 2 है, ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द just like subsection first as for the state governments। सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। प्री के एग्जाम में और मेंस में दोनों में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको आपको दोस्तों। सेक्शन 46 एक्सप्लेन्स हाउ अरेस्ट इज मेड। सेक्शन 46 बताता है हमें कि किस तरीके से जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इट इज ओनली प्लेस दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ अरेस्ट। और एक तरीके से ये पूरी सीआरपीसी या पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इनेक्टमेंट है, जिसमें सेक्शन 46 में जो अरेस्ट है उसको एक तरीके से थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है। इट इज एन एक्शन ऑफ अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट शैल एक्चुअली
टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, किसी भी पर्सन को टच करके या उसको कन्फाइन करना क्या कहलाता है? अरेस्ट। In the case of women, her submission to the custody of an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the police officer is female. बट जो फीमेल का केस है उसमें कुछ इसमें कंडीशंस दी गई हैं कि वहां पे फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए और एक टाइम पीरियड भी दिया गया है सेक्शन सब सेक्शन 4 में। बट यहाँ पे अगर जो ऑफेंस है बहुत ज्यादा जघन्य है, बहुत बुरे किस्म का अपराध है, तो उसके लिए इसका कॉन्ट्रेरी भी डन किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो उसमें मेंशन है शर्तें उनको लागू किया जाए, वो सिर्फ उन तरीके के ऑफेंस के लिए है जहां पे जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या कॉग्निजेबल नहीं है। तो इस तरीके के ऑफेंस के लिए ऐसा इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और उसके बाद अब हम जान लेते हैं सब सेक्शन 2, जो कहता है द पुलिस आर ऑथराइज्ड टू यूज रीजनेबल अमाउंट और मीन्स ऑफ फोर्स टू effect द अरेस्ट इन केसेस where the person being arrested forcibly resist or attempt to invade arrest। जो पुलिस ऑफिसर हैं वो एक रीजनेबल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उस एक्यूज्ड पे जो कि अरेस्ट किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं हैदराबाद केस से आपको देता हूं, जहां पे उसको शूट कर दिया जो एक्यूज थे जब वो भाग रहे थे। अब यहाँ पे इसकी जो उम्मीद इसकी जो शर्तें हैं वो या इंक्वायर किया जाएगा कोर्ट में, जैसा उसमें रीजनेबल कॉज दिखाई दे रहे हैं या नहीं, वो सारा डिसीजन जो है वो कोर्ट के ऊपर है। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पे जो सबसेक्शन 3 है ये कहता है डज नॉट गिव द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ, क्योंकि जिस पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन नहीं दिया गया है कि ये पर्सन ऑफेंडर है। उसको सिर्फ एज अ एक्यूज डील किया जा रहा है और ऐसा करने पे जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की दी जाएगी। सेक्शन जो सबसेक्शन 4 है ये कहता है एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन अ वुमेन, वुमेन से रिलेटेड कुछ इसमें जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं कि जो वुमेन है उसको आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और रिटन जो रिपोर्ट है वो देनी चाहिए, परमिशन मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए जो कि लोकल ज्यूरिडिक्शन को डील कर रहा हो। अब एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। सबसेक्शन फर्स्ट जो है प्रोसीजर बताता है और डेफिनेशन एक तरीके से डील करता है, और उसके बाद सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि जो रीजनेबल फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स है, वो इसमें डील किया जा सकता है विद द एक्यूज्ड। और सबसेक्शन 3 कहता है किसी भी एक्यूज्ड को डेथ कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती है क्योंकि वो पहले से अपराधी नहीं होता है जब तक कि उसका कोर्ट में डिसीजन नहीं हो जाता है। सबसेक्शन 4 कहता है वुमेन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको डील करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पावर्स फॉर अफेक्टिंग अरेस्ट सर्च ऑफ प्लेस, सेक्शन 47 deals with that and it says the person having the warrant has the duty to enter the premises of the person being arrested। जो पर्सन अरेस्ट करने के लिए या जो ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए जाता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उस प्रेमिस में इंटर कर सकता है। इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू इजिली इंग्रेस द प्रेमिसेस और इज नॉट अलाउड टू इंटर, अगर वो पर्सन इजिली वहां पे इंग्रेस नहीं कर पाता है या उस एक्यूज्ड के द्वारा अलाउड नहीं किया जा रहा है, तो दे हैव द अथॉरिटी टू ब्रेक ओपन द डोर। तो उस ऑफिसर की अथॉरिटी है कि वो उस प्रेमिस का डोर या जो भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है उनको हटा सकता है। इट इज डन टू टेक द पर्सन बाय सरप्राइज। बट इफ देर इज एनी फीमेल, अगर वहां पे कोई फीमेल है दोस्तों, तो जो ऑफिसर है उसको अपना फर्दर एक नोटिस प्रोवाइड करना रहेगा उसको, और उसके बाद अगर जो रीजनेबल कॉज ऐसे बनते हैं कि उसको फिर भी वहां पे प्रेमिस में इंटर नहीं किया देने जा रहा है, तो वो जो डोर है उसको ब्रेक कर सकता है और उस प्रेमिस में इंटर कर सकता है। So finally we completed the first part of the arrest series
अगले तो वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लॉ रिगार्डिंग सारी नॉलेज गेन करते रहिए। अगर दोस्तों लेक्चर्स की आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे कनेक्ट करिए और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो। थैंक गाइस, थैंक्स अ लॉट।